नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो के पिछले पार्ट में हमने जेसीएम हम लोग पढ़ रहे थे, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोग ने एक नेशनल काउंसिल जो टायर 1 होता है लेवल, वो नेशनल काउंसिल, है ना? नेशनल काउंसिल को हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा-सा उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है अभी नेशनल काउंसिल में। उसके बाद टायर 2, टायर 3 देखेंगे हम लोग और एक स्पेशल टाइप का टायर देखेंगे जो टायर 4 है, जेसीएम लेवल 4 है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए सिर्फ यूज़ होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए यूज़ होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में देखेंगे और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है? और आपके राइट साइड में एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? और कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो। कमेंट्स भी कर सकते हैं और इसे ठीक है? तो सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी वीडियो अगर जैसे ही होगा, अभी और बहुत सारे अपलोड होंगे, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है? और हाँ, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आगे किस बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, है ना? किस मैटर पे पढ़ना चाहते हैं, किस पे रिलेटेड मुझे बताइएगा तो मैं उस पे वीडियो बना के आपको दूँगा, ठीक? चलिए पढ़ते हैं नेशनल काउंसिल से आगे बढ़ते हैं और उसका टाइप 2 देखते हैं, ठीक? ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, पीरियोडिसिटी है कि 4 महीने में 1 बार होना चाहिए मीटिंग, मिनिमम मीटिंग, ठीक है? और इसमें जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है स्टाफ साइड का जो डिपेंड करता है, स्टाफ साइड में या तो ऑफिशियल साइड से जो मेंबर रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ कितना है ना? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब उसके एम्प्लॉयी का जो जिस कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, है ना? ग्रुप ए को छोड़कर, ग्रुप बी को छोड़कर, है ना? जिस कैटेगरी के एम्प्लॉयी पे जेसीएम लागू होता है, उस एम्प्लॉयी का स्ट्रेंथ कितना है, किस उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसी के अनुसार उनका स्ट्रेंथ भी तय होता है कि कितने मेंबर उसके रहेंगे, है ना? 85 मेंबर हैं, तो 85 में इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है? ये तो नेशनल काउंसिल था, ठीक है? जो हायर लेवल है और सबसे बड़ा काउंसिल है। इसके बाद है टायर 2 है, ठीक है? इसके बाद टायर 2 है आपका टायर 2 है ना? टायर 2 टायर 2 है। इसमें जो हमारे जो एम्प्लॉयी को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो कहलाते हैं जेसीएम 2 लेवल, है ना? जेसीएम 2 कहलाते हैं। इसका जो लेवल है, ठीक है? इसको हम लोग डिपार्टमेंट काउंसिल कहते हैं, है ना? डिपार्टमेंट काउंसिल भी कहते हैं। डिपार्टमेंट काउंसिल कहते हैं इसे टायर 2 को और ये मिनिस्ट्री लेवल होता है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीजिए हम लोग का, तो उसके लेवल पे, मिनिस्ट्री के लेवल पे, है ना? मिनिस्ट्री के लेवल पे जो काउंसिल होता है, वो डिपार्टमेंटल काउंसिल कहलाता है। उसी तरह फाइनेंस ले लीजिए तो वित्त मंत्रालय के अंदर में जो मिनिस्ट्री लेवल पे होगा, वो उसका डिपार्टमेंट काउंसिल होगा। उसी तरह हमारा भी ये काउंसिल है, ठीक है? ये तो ये लेवल 2 काउंसिल है। तो है ना? इनके चेयरमैन कौन होंगे? इनके चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। उस मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी आप जानते हैं कि सेक्रेटरी कौन होता है? सरकार का एक हायर लेवल का ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी लेवल जो होता है ना?
तो जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है ना, यहाँ का चेयरमैन, इस डिपार्टमेंट काउंसिल का चेयरमैन ये होता है, ठीक है। और हम लोग का अगर लेवल देखें तो ये क्या है, डिपार्टमेंट लेवल तो एमओडी लेवल कह सकते हैं आप, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेवल। एक्चुअल में यहाँ से अब हम लोग का कंसर्न शुरू होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हम लोग का कंसर्न, है ना, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉय का कंसर्न यहाँ से शुरू होता है, टायर 2 से। टायर 1 तो आपका एनसी था, नेशनल काउंसिल था, उसमें तो सबके मैटर रहेंगे तभी होगी बात। यहाँ से आपका बात शुरू होगा, आपके बारे में बात होगा, आपके मुद्दों को यहाँ पर सुना जाएगा, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दोनों के रहेंगे। तो पहले उसके बाद देखते हैं, है ना, एक देख लिए, बी देख लिए, हम सी देखते हैं, हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन से मतलब इसमें कौन कौन रहेगा, तो एक रहेंगे स्टाफ साइड, स्टाफ साइड के मेंबर होंगे, एक होंगे ऑफिशियल साइड के मेंबर, ठीक है, ऑफिशियल साइड के मेंबर। तो इसमें जो स्टाफ साइड के मेंबर होते हैं वो 20 टू 30 हो सकता है, स्टाफ साइड के मेंबर 20 टू 30 हो सकता है, और ऑफिशियल साइड के मेंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, 10 मेंबर, ठीक है। ये 20 टू 30 हो सकते हैं स्टाफ साइड के मेंबर, और ऑफिशियल साइड के मेंबर होते हैं 10 मेंबर होते हैं, मतलब सरकार के जो इसमें रहते हैं, है ना, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हम लोग सुनते भी होंगे कि हमारा मीटिंग है, चल रहा है, GCM2 का मीटिंग चल रहा है ना, जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उनसे काफ़ी मीटिंग हुआ है यहाँ पर, GCM2 लेवल पर बहुत सारी मीटिंगें होती है ना, अक्सर देखते होंगे मीटिंग की मिनट्स भी देखते होंगे, है ना। एक्चुअली मिनट्स के बाहर नहीं आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में मीटिंग इसका मिनट्स नहीं आता है, लेकिन आजकल रोकना बहुत मुश्किल हो जाए, सर्कुलेट करना, तो मीटिंग में आ जाते हैं, इसके वीडियो भी आ जाते हैं, है ना। तो इस लेवल पे होते हैं, देखते होंगे यहीं पर कॉर्पोरेशन के बारे में बात होता है। एडिशनल सेक्रेटरी जो होता है देखते होंगे कि वो चेयरमैन रहता है, इसका चेयर करता है एडिशनल सेक्रेटरी, है ना, अक्सर हम लोग सुनते हैं ये बातें, है ना। अब क्या इनका स्कोप क्या है, वर्क स्कोप क्या है, ठीक है, इसका वर्क स्कोप क्या है, किन किन मुद्दों को ये देखता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या देखेगा, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर को देखेगा, इस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर को देखेगा, ठीक है। ये वर्क वर्क और सर्विस कंडीशन, वर्क और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड आपके वर्किंग कंडीशन, किस कंडीशन में आप काम करते हैं, आपके सर्विस का कंडीशन क्या है ना, प्रमोशन, प्रमोशन के मुद्दे को, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, इन सारे मुद्दों को ये देखेगा, सर्विस कंडीशन में आ गए, ठीक है। अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, है ना, DPC, MCM, ये सब जो है ये मुद्दे यहाँ पर देखे जा सकते हैं JCM2 में, क्योंकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनका ये वर्क स्कोप है। और देखेगा वेलफेयर को देखेगा, वेलफेयर रिलेटेड मैटर को देखेगा ना। तो इस तरह से हो गया रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ठीक है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, इन सारे मैटर को ये आपका JCM2 लेवल पे बातचीत होगा, है ना। अब ऐसे मैटर को जो JCM3 लेवल, इसके नीचे होता है JCM3 लेवल, JCM3 लेवल पे या तो डिस्पोज नहीं किया जा चुका है ना, उसको नहीं डिस्पोज किया जा पा रहा है, वहाँ मैटर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उस मैटर को हम लोग JCM2 में भेज देते हैं, JCM2 में रेफर कर देते हैं ना। और अगर कोई मैटर JCM3 लेवल में अगर कोई मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, ये मैटर डिस्पोज हो गया है, दोनों एमिकेबली इस मैटर को मान चुका है, किसी मैटर से रिलेटेड, है ना, JCM3 में मान चुका है, तो उसी मैटर को अगर हम चाहें JCM2 में ट्रांसफर करने, है ना, अगर उसी से रिलेटेड मैटर को, हो सकता है कि स्टाफ साइड तो हमें हमेशा चाहता है कि अधिक से अधिक मिले हमें, है ना,
तो चाहता है कि वो फिर इसको JCM2 में भी जाके इस मुद्दे को हम उठाएं, तो आप तुरंत इस मुद्दे को JCM2 में उठा नहीं सकते हैं, है ना। JCM2 में आपको उठाने के लिए मिनिमम 6 मंथ का समय चाहिए। जिस मैटर को JCM3 में डिस्पोज किया जा चुका है ना, डिस्पोज्ड हो चुका है मैटर, उस मैटर को आप आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद ही आप JCM2 में इसको उठा पाएंगे ना। JCM2 में इस मैटर को तभी उठा पाएंगे जब 6 महीने का समय बीत गया होता है, तभी आप उसे JCM2 में लेवल में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है JCM3 से JCM2 में मैटर को जाने के लिए। कब है? जब ये डिस्पोज हो चुका है। अगर डिस्पोज नहीं हुआ है तब आप ले जा सकते हैं, तब आप जब चाहें JCM2 में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मैटर ऑलरेडी JCM3 में डिस्पोज हो गया है, तब उस मैटर को आप 6 महीने के बाद ही JCM2 में ले जा सकते हैं, है ना। अब लास्ट आता है इसका पीरियोडिसिटी, मीटिंग कब होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका, मीटिंग ये कब होगा, ठीक है। अगर मीटिंग नहीं होगा तो फिर क्या वैल्यू इन सबका, इन सारे रूल रेगुलेशन बनाने का कोई वैल्यू नहीं, है ना, अगर रेगुलर मीटिंग नहीं होता है तो, है ना। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो इनका जो मीटिंग होता है ना, जो मीटिंग है, ठीक है, नॉट लेस देन 1 मीटिंग इन 4 मंथ्स, 4 महीने में मिनिमम एक मीटिंग होना चाहिए। 4 महीने में इसका क्या होना चाहिए? मिनिमम एक मीटिंग होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, ये टायर 2 हुआ। अब देखते हैं टायर 3, ठीक है, टायर 3। ठीक है, तो टायर 3 में रीजनल ऑफिस या इसे काउंसिल ऑफिस कहते हैं, सॉरी काउंसिल ऑफिस बोलते हैं, रीजनल काउंसिल या तो ऑफिस काउंसिल कहते हैं इसके, ठीक है। रीजनल काउंसिल या तो ऑफिस काउंसिल। और ये लेवल क्या होता है हमारा? हम लोग के डिपार्टमेंट में ये लेवल होता है OFB लेवल, ठीक है। क्या होता है? OFB लेवल होता है। अगर OFB लेवल होगा तो इसका चेयरमैन कौन होगा? इसका चेयरमैन कौन होगा? DGOF होगा। चेयरमैन कौन होगा इसका? DGOF होगा, ठीक है। फिलहाल DGOF नहीं है, जो भी है वो हमारा चेयरमैन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेवल यहाँ पर, ठीक है। सभी में यहीं पर लेवल, सभी डिपार्टमेंट में लेवल यहीं पर खत्म हो जाता है, यही लास्ट लेवल है, लेवल 3 ही उनका लास्ट लेवल है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में केस में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, एक चौथा लेवल भी है ना, 4th लेवल हमारे यहाँ, 4th लेवल चलता है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं इसका, है ना। OFB लेवल है ये, चेयरमैन ये होगा। कंपोजिशन देखते हैं, कौन कौन रहेगा इसमें। स्टाफ साइड, ऑफिशियल साइड, ठीक है। तो इसमें जो ऑफिशियल साइड हैं वो 6 हैं, ठीक है। सॉरी, ऑफिशियल साइड जो 6 हैं और स्टाफ साइड जो 8 हैं। एक्चुअल में ये पहले 6 था, है ना।
6 को 8 कर दिया गया है, 6 को 8 कर दिया गया है, 6 से 8 हुआ है स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड 6 है, ठीक है। हमेशा जो होता है वो स्टाफ साइड अधिक होता है, ऑफिशियल साइड कम होता है ना। जो मतलब एम्प्लॉय को जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो 8 रहेंगे और ऑफिशियल साइड के 3 रहेंगे, है ना। तो ये जो 8 सीटें हैं, है ना, 8 सीटें हैं, 8 सीटों को भी डिवाइड किया गया है। अब शुरू होता है हम लोग का जो इंटरनल मामला है ना, हम लोग का जो इंटरनल मामला है, यहाँ से शुरू होता है इंटरनल मामला। ये 2 तक तो जो लेवल था वो था लेवल मिनिस्ट्री लेवल था। मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में और भी सारे यूनिट आते हैं, है ना। एमईएस आता है, डीआरडीओ है, ये है वगैरह, सबका है, सबका लेवल 2 सब कंबाइंड करके। लेवल 3 से यहाँ से अलग हो गए हम लोग, अब सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात होगी। लेवल 2 तक में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाले जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बातें होती थी। लेकिन अब जो होगा ये टियर 3 में जो होगा वो सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ही बातें होंगी। इसके लिए तब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे कि स्टाफ साइड में कौन होगा, ऑफिशियल साइड में कौन, ऑफिशियल साइड तो छोड़िए, स्टाफ साइड में कौन कौन होगा। तो 4 सीटें जो दी जाती है यहाँ पर वो फेडरेशन को दी जाती है। 4 सीटें जो हैं फेडरेशन को दी जाती है। अब जानते हैं कि 3 फेडरेशन है, 3 फेडरेशन है और 4 सीटें एसोसिएशन को दी जाती है। स्टाफ साइड एसोसिएशन जो होते हैं, स्टाफ एसोसिएशन होते हैं ना, जैसे एआईएनजीओ, सुपरवाइजर एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन, ये सब जो एसोसिएशन है उनसे 4 जेसीएम आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जेसीएम नहीं लिखा ना, ये जो लेवल 3 है तो इसमें जो जेसीएम होगा, जेसीएम लेवल 3 कहलाता है। ये जो मेंबर हैं वो जेसीएम 3 कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 होंगे फेडरेशन से और 4 होंगे एसोसिएशन से। फेडरेशन जानते हैं, 3 फेडरेशन है हमारा, रिकॉग्नाइज्ड 3 फेडरेशन है हमारा, 3 रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, ठीक है, 3 रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है। तो एक बार अगर हम देख लें कि फेडरेशन कौन कौन है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार शायद फेडरेशन का पूछा जाता है फुल फॉर्म। अगर फेडरेशन देख लेते हैं हम लोग, 4 फेडरेशन है हमारा। फर्स्ट फेडरेशन आता है हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, AIDEF, ठीक है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, AIDF, ठीक है। दूसरा हमारा फेडरेशन है इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, INDWF, ठीक है, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशंस, INDWF है, ठीक है। तीसरा जो हमारा फेडरेशन है वो है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, जिसको हम लोग BPMS कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेडरेशन हैं। आपके फैक्ट्री में जितने भी यूनियन हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर यूनियन हैं, उन सबको
ये तीनों फेडरेशन द्वारा एफिलिएशन मिलता है। जो भी यूनियन होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी फेडरेशन से एफिलिएटेड होगा, कनेक्टेड होगा। अगर सीधा सिंपल मीनिंग में समझिए तो कोई ना कोई यूनियन किसी न किसी फेडरेशन से एफिलिएटेड होगा, ठीक, इनसे एफिलिएटेड होता है। ये तो हो गया वर्कर साइड का। एक होता है स्टाफ साइड का, मतलब जो नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज होते हैं उनके भी होते हैं, है ना, उनके भी फेडरेशन, उनके एसोसिएशन होते हैं। उनके फेडरेशन नहीं कहलाते हैं, उनके एसोसिएशन कहलाते हैं। तो उनके एसोसिएशन है, उनका एसोसिएशन कहलाता है ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन शायद नीचे नहीं दिखेगा तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। CDRA, सिंपल भाषा हम लोग सिडरा बोलते हैं ना इसको, सिडरा। तो ये स्टाफ साइड का होता है, जैसे AINGO है ना, और बताया सुपरवाइजर एसोसिएशन होता है, क्लर्क एसोसिएशन होता है, लिसियर, ये सब का जो है एसोसिएशन है, वो कहलाता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, सिडरा, ठीक है। उनको, उनके जो एसोसिएशन है उनको ये एफिलिएट करता है, उनको ये एफिलिएट करता है, ठीक है। बाकी ये है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये बातें थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 4 जो रहेंगे, इस 8 में से 4 जो रहते हैं वो फेडरेशन के रहते हैं, है ना, और 4 जो हैं स्टाफ एसोसिएशन से आते हैं, अलग अलग तरह के जो एसोसिएशन है उनसे आता है ना। अब है कि इसका वर्क स्पेस स्कोप क्या है, इनका वर्क स्कोप क्या है। वर्क स्कोप क्या है, किन बातों पर चर्चा होगी। वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, आपके सर्विस कंडीशन, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम के घंटे, आपके काम के घंटे, कितने घंटे काम करते हैं आप, ठीक है, इनसे रिलेटेड मैटर। आउटपुट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स जब काम करते हैं तो उनका क्या आउटपुट है, उनसे रिलेटेड। ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। ट्रांसफर, प्रमोशन, क्योंकि जब सर्विस कंडीशन आ गया तो आपका ट्रांसफर, प्रमोशन, है ना। पीस वर्क रेट, ट्रांसफर, प्रमोशन, पीस वर्क रेट। डिले इन पेमेंट, पेमेंट देने में अगर आपका फैक्ट्री डिले करता है तो इस मैटर को भी हम लोग देखेंगे, डिले इन पेमेंट ना, एटसेट्रा। इन सारे मैटर को यहाँ पर टायर 2 में इन पे बात होती है, चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन इनका लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है कि कुछ चीजों पर ये बात नहीं कर सकता, कुछ मुद्दों पर ये बात नहीं कर सकता है ना। तो जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जैसे पॉलिसी जो डिसीजन होते हैं उन पे बात नहीं होता है, जैसे कि आपका कॉर्पोरेशन कर दिया गया फैक्ट्री का, ये सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन है, और पॉलिसी डिसीजन की बातें यहाँ इस लेवल पर नहीं होती हैं, है ना। पॉलिसी डिसीजन की बातें इस लेवल पे पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। और जैसे पे स्केल, है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि पे स्केल में इन्हेंसमेंट हो, है ना, उसकी भी बातें यहाँ नहीं होंगी। पे अलाउंस में अगर आप इन्हेंसमेंट कराना चाहते हैं, बढ़ोतरी कराना चाहते हैं, तो ये भी बातें यहाँ पर नहीं होंगी, ये टाइप 3 में संभव नहीं है ना। अब देखते हैं पीरियोडिसिटी, इसकी मीटिंग कब कब होगी, है ना, इसकी मीटिंग कब कब होगी, तो यहीं पर देख लेते हैं। पीरियोडिसिटी, इसकी मीटिंग देखते हैं। नॉट लेस देन 1 मीटिंग इन 3 मंथ्स, ना, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 मंथ्स आ गया है। 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग तो होनी ही चाहिए, 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग तो होनी चाहिए लेवल 3 में, है ना, मतलब ओएफबी लेवल पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी। और ये थर्ड लेवल पे आके सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का खत्म हो गया, लेकिन स्पेशल ये जो है फोर्थ लेवल है, वो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही चलता है सिर्फ, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चलता है फोर्थ लेवल। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, है ना, फोर्थ लेवल। टायर अगर 4 इसे हम कहेंगे, फोर्थ लेवल, ठीक है, फोर्थ लेवल काउंसिल, इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ लेवल काउंसिल। और यहाँ पर जो मेंबर होते हैं उनको जेसीएम 4 कहा जाता है। लेवल क्या है इसका, कहाँ होता है ये लेवल? है फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री लेवल पे होता है, प्रत्येक फैक्ट्री में होता है, प्रत्येक फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री लेवल पे होता है। जब फैक्ट्री लेवल पे होगा, इसका चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन जो होता है हमेशा किसी भी काउंसिल में, एनसी ले लीजिए, फोर्थ लेवल ले लीजिए, सभी काउंसिल में जो इम्प्लॉयर के मेंबर ही चेयरमैन होते हैं। एक्चुअल में एम्प्लॉयर का जो हेड होता है वहाँ का, तो फोर्थ लेवल के लिए है कि आपका यूनिट का जो हेड है, आपके यूनिट का जो हेड है वो इसका चेयरमैन होगा। तो आपका जो जीएम है, जीएम, सीनियर जीएम, सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर, जो भी कहिए, वो आपका क्या होगा? चेयरमैन होगा फोर्थ लेवल में, फोर्थ लेवल में चेयरमैन होगा, ठीक है। पहले पीरियोडिसिटी देख लेते हैं हम लोग, है ना। कितने दिन में इसकी मीटिंग होगी? फोर्थ लेवल की मीटिंग कितने दिन में होती है ना। 1 इन 1 मंथ, एक महीने में एक बार इनकी मिनिमम मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, अलग बात है ना। लेकिन एक महीने में एक बार मीटिंग इसकी होनी चाहिए, तो महीने में ये सब जरूर याद रखिएगा, पीरियोडिसिटी, चेयरमैन, लेवल, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। कौन कौन रहेंगे इसमें? स्टाफ साइड, स्टाफ साइड के इसमें 8 मेंबर होते हैं। ऑफिशियल साइड के इसमें जो है 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो स्टाफ साइड के 8 मेंबर होते हैं और ऑफिशियल साइड के 5 मेंबर होते हैं इसमें, है ना। अब ये जो मेंबर डिसाइड होते हैं, है ना, ये जो मेंबर डिसाइड होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ के मेंबर, है ना, क्योंकि इसका जो रूल रेगुलेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, है ना। और
अच्छे से आपको समझना पड़ेगा इसे, है ना, ध्यान दे के, तभी आप इसे समझ पाएंगे। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है जानना, क्योंकि एक्चुअल में ये हम लोग का लेवल पे है ना, हम लोग के लेवल पे है, कौन जीसीएम होता है कौन नहीं होता, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात को जानना भी, है ना। तो कंपोजिशन देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, सी या डी होगा आई थिंक, कंपोजिशन देख रहे होते हैं। तो कंपोजिशन में कंडीशन है, इसमें से 8 हमें स्टाफ साइड से लेने हैं, स्टाफ साइड से 8 लेने हैं। आपके फैक्ट्री में यूनियन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, एक से अधिक यूनियन होता है, किसी फैक्ट्री में 4 5 6 भी यूनियन होता है ना। यूनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो किसी न किसी फेडरेशन से एफिलेटेड होगा, फेडरेशन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, एफिलेटेड होगा। एसोसिएशन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी न किसी, वो सिडरा से एसोसिएट होता है, सिडरा से क्या होता है, एफिलेटेड होता है। तो एसोसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, यूनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी फेडरेशन से एफिलेटेड होता है। तो कंडीशन एक देखते हैं, कंडीशन पहला कंडीशन देखते हैं कि ऐसे फैक्ट्री में, अगर फैक्ट्री है जहां पर 3 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की संख्या जो है, तीन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, और साथ ही में ये 3 से एफिलेटेड भी है, तीनों किसी अलग अलग फेडरेशन से एफिलेटेड है। रिकॉग्निशन और एफिलिएशन में अंतर समझिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का मतलब मैं कह रहा हूं कि ये यूनियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसके उससे ये रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, उनसे ये क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी यूनियन को ट्रेड यूनियन से रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। जब आप वर्क्स कमेटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है उसके लिए, ठीक है। किसी यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो फिलहाल समझिए कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट से वो रिकॉग्नाइज है, ठीक है। साथ ही में ये ऐसे जो यूनियन है वो 3 फेडरेशन से भी एफिलेटेड है, तीनों फेडरेशन से एफिलेटेड है, ठीक है। तो पहला कंडीशन बनता है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की संख्या 3 है और तीनों एफिलेटेड हैं, तीनों एफिलेटेड हैं, ठीक है। तीनों अगर एफिलेटेड हैं तो कैसे मेंबर होंगे, है ना। तो वहां पर जो होंगे 2 इंटू 3, मतलब ये जो 2 मेंबर होंगे, 3 यूनियन है ना, प्रत्येक के 2 2, है ना, 2 मेंबर ईच ऑफ यूनियन, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन 3 है और तीनों से एफिलेटेड हैं, 3 ही फेडरेशन है आपके पास, तो 3 से एफिलिएशन होंगे, 4 से तो एफिलिएशन होंगे नहीं। आपके हो सकता है कि आपके फैक्ट्री में यूनियन की संख्या, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की संख्या 5 हो, क्या मतलब है उससे, कोई मतलब नहीं मुझे। मुझे मतलब है कि वो किस किस फेडरेशन से एफिलेटेड है। सपोज कीजिए आपके फैक्ट्री में सिर्फ 3 फेडरेशन तो हैं, यूनियन है ढेर सारे, लेकिन सिर्फ 2 ही फेडरेशन से एफिलेटेड हैं, तब मैटर दूसरा होगा, ये कंडीशन चेंज होगा, है ना। फिलहाल कंडीशन देख रहे हैं कि आपके फैक्ट्री में 10 यूनियन रही है, 12 यूनियन रही, कोई मतलब नहीं है हमें, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और तीनों से एफिलेटेड होना चाहिए, तीनों अलग अलग से, है ना। तो ऐसा कंडीशन बन रहा है कि 3 हम यूनियन जितने भी हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है और तीनों अलग अलग से एफिलेटेड हैं, इसकी संख्या 3 है। 3 यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड 4 यूनियन भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक से रिकॉग्नाइज होगा तो 3 ही यूनियन तो बनेगा। तो 3 यूनियन है, तो तीनों से 2 2 ले लेंगे हैं, तो कितने मेंबर हो जाएंगे, 6 मेंबर, है ना, 6 मेंबर, 6 मेंबर फ्रॉम यूनियन, ठीक है। ये 3 यूनियन से 6 मेंबर ले लेंगे। अब बचा 2 यूनियन, 2 मेंबर बचा, है ना, क्योंकि 8 है, तो जो 2 मेंबर लेते हैं, है ना, फ्रॉम वर्क्स कमिटी, आपके यहाँ वर्क्स कमेटी का फॉर्मेशन होता है ना, वर्क्स कमेटी बनता है, तो 2 मेंबर वर्क्स कमेटी से लेंगे। वर्क्स कमेटी में, वर्क्स कमेटी के जो स्टाफ साइड के मेंबर होते हैं, उससे अपना वो करेगा वो लोग, इसका इलेक्शन करता है खुद से, और 2 मेंबर को यहाँ से जीसीएम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 6 मेंबर तो होंगे ऐसे यूनियन के,
जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और एफिलिएटेड हैं तीनों फेडरेशन से, और 2 मेंबर होंगे सीधे हम लोग वर्क्स कमेटी से ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन में आते हैं। फैक्ट्री में आपका अगर एक सेकंड कंडीशन बन रहा है ना, ठीक है। अब तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, कंडीशन बी देखते हैं, है ना। अभी 3 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन थे, है ना। अब रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की संख्या 2 है ना, और फेडरेशन से एफिलिएटेड 2। अभी जैसे मैंने बताया ना कंडीशन वाला, 2 ही है। चलिए, हो सकता है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एक से अधिक भी हो, लेकिन एफिलिएटेड सिर्फ 2 है। फेडरेशन से एफिलिएटेड सिर्फ 2 हैं। अभी मान रहा हूं कि 2 एफिलिएटेड हैं फेडरेशन से, है ना। एक चीज मैं बता दूं, ये 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज होता है, उनके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना। टर्म जो होता है फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, और लगा के आप कह सकते हैं कि फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसे यूनियन जो रिकॉग्नाइज होने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है, क्राइटेरिया है, उसको पूरा करते हैं, तो उसे हम लोग रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के कैटेगरी में मान सकते हैं। रिकॉग्नाइज हुआ नहीं अभी, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। किससे? ट्रेड यूनियन एक्ट से नहीं हुआ रिकॉग्नाइज, लेकिन फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन, ये लाइन याद रखिएगा ना, ये लाइन क्या है ना, अंडरलाइन करके रखिएगा, क्योंकि यही वर्ड यूज होता है। फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन मतलब वो रिकॉग्निशन होने के अगर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है भाई? अब ये क्या है? फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन। सिर्फ कंडीशन फुलफिल करने से नहीं, हम कैसे जानेंगे फुलफिल कंडीशन कर रहे हैं आप? अगर यूनियन ने एप्लीकेशन डाला हो, अगर यूनियन ने ट्रेड यूनियन जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये एप्लीकेशन डाला हो कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हम सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसकी एक कॉपी देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कॉपी देना पड़ेगा। तब मैनेजमेंट कहेगा हाँ ये तो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है और इसने एप्लीकेशन दिया है रिकॉग्नाइज होने के लिए, तब तक इसे मान लिया जाएगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। बाद में कहानी इसमें होगा कि हो सकता है कि ये रिकॉग्नाइज्ड ना हो, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन, अगर इसको जेसीएम दे दिया मेंबर, है ना, जेसीएम, यहाँ भी यही लागू होगा। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का मतलब ये हो रहा है फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन। हो सकता है ये रिकॉग्नाइज्ड ना हो, लेकिन अगर उसने एप्लीकेशन दिया है रिकॉग्निशन होने के लिए और उस सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसे माना जाएगा कि रिकॉग्नाइज्ड है। अगर समझिए कि इसको जेसीएम दे दिया, है ना, जेसीएम दे दिया ना, 6-6 2-2 दे दिया सबको, तो जेसीएम इसको समझ लीजिए किसी यूनियन को दे दिया और उसका एप्लीकेशन जाके बाद में रिजेक्ट हो गया। जैसे ही रिजेक्ट हुआ जेसीएम वापस कर लेंगे उसका, जेसीएम उसका खत्म, है ना। और ईयर वाइज होता है ना। एक्चुअल में ये जो जेसीएम होते हैं 3 साल के लिए होते हैं। कितने ईयर के लिए होते हैं? जेसीएम का पीरियड जो होता है 3 ईयर का होता है। 3 ईयर का जेसीएम पीरियड होता है। तो ये काउंसिल का पीरियड ही क्या है? 3 साल का है। तो हम लोग 3 साल के लिए उसके बना लिए। उस 3 साल के अंदर में वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, वो यूनियन अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो, किसी कारण से हो सकता है नहीं हो पाया रिकॉग्नाइज, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज हो भी गया तो भी उसे नहीं लेंगे, है ना। उसे 3 साल में नहीं पूरा कर पाया वो, तो उसको रिकॉग्नाइज उस कंडीशन से हटा देंगे, रिकॉग्नाइज कंडीशन से। नेक्स्ट ईयर के लिए उसे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। और अगर रिजेक्ट हो गया तो उसी में उसका जेसीएम वापस, हो गया। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें ये रिकॉग्निशन में ये कंडीशन लागू होता है। ठीक है,
तो सपोज कीजिए कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो है 2 हैं और एफिलिएटेड हैं, ये 2 क्या है, एफिलिएटेड हैं, है ना, फेडरेशन से 2 एफिलिएटेड हैं, तब कैसे होगा? तो ये जो 4 मेंबर, 2 देंगे, 2 मेंबर देंगे दोनों को, तो 2 4 मेंबर आ जाएंगे यूनियन से, 4 मेंबर आ जाएंगे आपके यूनियन से आ जाएंगे, ठीक है। और जो 2 मेंबर होंगे आपके फ्रॉम वर्क्स कमिटी, है ना, 2 मेंबर वर्क्स कमिटी से आए हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके? 6 मेंबर हो गए, है ना, 6 मेंबर हो गए, तो बच गए और 2, 4, 8 होना है ना, 8 होना है, तो और 2 मेंबर लेंगे हम लोग, और 2 मेंबर लेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अगर वो फेडरेशन से तो 2 ही एफिलेटेड था, हो सकता है और यूनियन है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, या तो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं रिकॉग्निशन होने के, तो उसमें से देखेंगे जो लार्जेस्ट यूनियन है, जो लार्जेस्ट यूनियन है, ठीक है, उनमें से ले लेंगे, उनमें से ले लेंगे, या तो अगर ऐसा नहीं है तो एसोसिएशन, लार्जेस्ट ब्रांच एसोसिएशन, लार्जेस्ट ब्रांच एसोसिएशन से ले लेंगे 2, लार्जेस्ट यूनियन से ले लेंगे या लार्जेस्ट ब्रांच, इसमें नहीं मिला, अगर लार्जेस्ट यूनियन नहीं है हमारा, कोई यूनियन है ही नहीं, है ना, न रिकॉग्नाइज है नहीं, तब ब्रांच एसोसिएशन से लेंगे, या हो सकता है एक एक सीट दोनों को जीएम दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 8 मेंबर हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लिए, ठीक है, इस कंडीशन में। अब एक कंडीशन और होता है ना, एक कंडीशन है कि फैक्ट्री में अगर केवल एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, केवल क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जो किसी एक फेडरेशन से एफिलेटेड है, एक फेडरेशन से एफिलेटेड है ना, तीनों में से किसी एक फेडरेशन से एफिलेटेड है, तो यहां पर कैसे करेंगे, 2 मेंबर देंगे, ले लेंगे उससे एक यूनियन है तो, है ना, तो 02 मेंबर, मेंबर्स फ्रॉम यूनियन, है ना, यूनियन से 2 मेंबर ले लेंगे, 2 मेंबर उससे ले लेंगे, और 2 मेंबर ले लेंगे फ्रॉम वर्क्स कमिटी, ठीक है, 2 मेंबर ले लेंगे वर्क्स कमिटी से, 2 और 2 4 हो गए, लेकिन अभी 4 बचा हुआ, हमको 8 तो पुराना है ना, 4 मेंबर जो लेंगे अब, वो लार्जेस्ट यूनियन या स्टाफ एसोसिएशन से, यूनियन या स्टाफ एसोसिएशन से। लार्जेस्ट यूनियन कौन होगा? रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन या तो फुलफिल द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन, है ना, वैसे कंडीशन वही है, रिकॉग्निशन का कंडीशन फुलफिल करना चाहिए इसे, एप्लीकेशन इसने दिया है, या तो रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे से हम लोग 4 ले लेंगे, या नहीं तो स्टाफ एसोसिएशन से लेंगे, अगर ऐसा नहीं कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो स्टाफ एसोसिएशन से लेंगे, या तो दोनों में बांटा जा सकता है मेंबर को, है ना, दोनों में बांटा जा सकता है। तो ये हो गया आपका ये वाला कंडीशन, यहाँ से 8 मेंबर आ गए ना, 2 2 4 8 हो गए। अब कंडीशन और होता है, एक कंडीशन होता है आपका कि अब फैक्ट्री में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, फैक्ट्री में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, लेकिन वो किसी से एफिलेटेड नहीं है।
अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो रिकॉग्नाइज्ड है वो एफिलेटेड भी है ना, एफिलेटेड भी है। लेकिन अब है कि जो रिकॉग्नाइज्ड तो है लेकिन एफिलेटेड नहीं है किसी से। जरूरी नहीं है कि जो रिकॉग्नाइज्ड हो वो एफिलेटेड रहे ही, है ना। वो रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलेटेड नहीं है। तब क्या करेंगे, इस ये वाला कंडीशन जरा ध्यान देने वाला है ना, कि वो रिकॉग्नाइज्ड तो है लेकिन एफिलेटेड नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड तो है लेकिन एफिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये लिखते हैं इसको, रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट एफिलेटेड। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड तो है लेकिन अफिलेटेड नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट अफिलेटेड, रिकॉग्नाइज्ड तो हो गए लेकिन किसी से अफिलेटेड नहीं है, किसी भी फेडरेशन। तो इस केस में हम लोग करते हैं कि इसी यूनियन से 4 मेंबर ले लेते हैं। ऐसा इसलिए अधिक ले लेते हैं क्योंकि ये फेडरेशन से एफिलेटेड नहीं है, तो इसका ऊपर लेवल पे भी कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके 4 मेंबर को ले लेते हैं, इनके 4 मेंबर को ले लेते हैं, है ना। फैक्ट्री में क्या कंडीशन बन रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड तो है ना, एक है वो, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन वो एफिलिएटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 मेंबर उसी यूनियन के ले लेंगे और आपके पास बचता है 4 मेंबर ना। तो 2 तो वर्क्स कमिटी से लेना ही है, 2 तो वर्क्स कमिटी से लेना है, 6 हो गए आपके पास, ठीक है। और 2 जो फिर ले लेंगे वो हम लोग लार्जेस्ट एसोसिएशन से ले लेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट एसोसिएशन से ले लेंगे जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है, एनजीओ हो, उसमें या तो सुपरवाइजर एसोसिएशन हो, एलडीसी एसोसिएशन, जो भी हो उनमें जो लार्जेस्ट है उनसे 2 हम लोग जेसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनियन को कंसीडर नहीं करेंगे कि यूनियन तो है ही नहीं, यूनियन तो यही नहीं है। पता चल रहा है ना कि भाई रिकॉग्नाइज्ड तो है लेकिन वो एफिलिएटेड नहीं है, वो भी एक है, एक है। तो यहीं पर कंडीशन खत्म होता है, तो यूनियन है ही नहीं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 उस मेंबर यूनियन से ले लेंगे, 2 ले लेंगे वर्क्स कमिटी से और 2 ले लेंगे लार्जेस्ट एसोसिएशन से। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो वेकेंट रहेगा सीट। अगर नहीं मिला, आपका एसोसिएशन से नहीं मिल रहा है, हो सकता है एसोसिएशन नहीं हो वहां पर, तो वैकेंट रहेगा सीट। जरूरी नहीं है कि लेना ही है, सीट वैकेंट रहेगा, ठीक है। और एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन है, आखिरी 2 कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक कंडीशन है कि यदि फैक्ट्री में एक भी यूनियन किसी से एफिलेटेड ना हो, है ना, ये वाला कंडीशन देखते हैं कि यदि फैक्ट्री में कोई भी यूनियन नहीं हो और ना ही कोई रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन हो, क्लास देखते हैं ना। अगर फैक्ट्री में ना ही कोई यूनियन हो और ना ही कोई रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन हो, दोनों नहीं हो सकता है नया फैक्ट्री भी बना है तो वहाँ यूनियन नहीं है, ना ही रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, ठीक है। तो कहाँ से लेंगे, नो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशन, ना रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है ना एसोसिएशन है। लेकिन अगर यूनियन एसोसिएशन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ वर्क्स कमिटी ना हो, है ना। डब्ल्यूसी कहते हैं ना वर्क्स कमिटी को, वहाँ डब्ल्यूसी वर्क्स कमिटी हो सकता है, क्योंकि वर्क्स कमिटी एक अलग मामला है।
वक्फ कमेटी में देखते हैं इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन में लड़ा जाता है, जरूरी नहीं कि वह किसी ना किसी यूनियन से कनेक्टेड हो, है ना। तो वक्फ कमेटी का फॉर्मेशन अलग बात है, अगर यूनियन ना भी है तो भी वक्फ कमेटी बन सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट वक्फ कमेटी से 6 मेंबर ले लेंगे और ये 6 मेंबर का ही काउंसिल बनेगा। ये जो काउंसिल बनेगा सिर्फ 6 मेंबर का बनेगा। स्टाफ साइड से 6 मेंबर ही होंगे, ठीक है। तो वक्फ कमेटी से अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मेंबर को वहीं से डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। और ये 6 मेंबर का होगा। अब देखिए, अगर वक्फ कमेटी ना हो, है ना, अगर वक्फ कमेटी नहीं है तो ये जो सीटें हैं, है ना, किसी ब्रांच एसोसिएशन को दिया जा सकता है। अगर वक्फ कमेटी नहीं है तो एसोसिएशन को दिया जा सकता है ना, ये कंडीशन है। तो मेन आपका ये सब कंडीशन था, है ना। और मेन ये है कि देख लीजिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन अगर नहीं है तो 6 कमेटी हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये वक्फ कमेटी से ले लेंगे, ठीक है। एक चीज देख लेते हैं, है ना, एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं, कोरम। कोरम जो होता है मतलब कितने मिनिमम मेंबर रहेंगे तब ये इस कमेटी का जो डिसीजन होगा वैलिड माना जाएगा या मीटिंग होगी। तो वो है 1/3, 1/3 ऑफ ईच साइड, मतलब दोनों तरफ के मेंबर का संख्या जो है उसका 1/3 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये मीटिंग होगा, तभी वैलिड होगा, तभी ये मीटिंग होगा और तभी इसका वैलिड होगा। एक चीज और कि जो स्टाफ साइड का होता है, स्टाफ साइड जो मेंबर होते हैं उसमें से एक लीडर होता है, ठीक है, एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है। एक लीडर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जिनका इलेक्शन वो लोग खुद अपने में से करता है ना। एक को सेक्रेटरी बना लेता है, एक को लीडर बना लेता है, और इसका इलेक्शन भी हो सकता है सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से इसका इलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो जेसीएम है वो ऐसे आदमी नहीं बन सकते हैं जो आपके, है ना, डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, जो एम्प्लॉय नहीं है वैसे आदमी नहीं बन सकते हैं। रिटायर्ड आदमी जो एम्प्लॉय हैं वो बना जा सकता है, एक्स एम्प्लॉय जो है ना, उसे बनाया जा सकता है जेसीएम, लेकिन मैनेजमेंट तय करेगा। मैनेजमेंट अगर देखेगा कि ये सही है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो बनाया जा सकता है रिटायर्ड। हम लोग जानते हैं कि अपने फेडरेशन में बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन है ना, रखा जा सकता है, रिटायर्ड पर्सन को भी रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे रिटायर्ड पर्सन जिनको, जो ऑनरेबली रिटायर्ड नहीं है, मतलब जिनको पनिशमेंट के कारण रिटायर किया गया है ना, किसी और रीजन से रिटायर कर दिया गया है, फोर्सफुली रिटायर किया गया, वैसे पर्सन जेसीएम के मेंबर नहीं हो सकते हैं, वैसे पर्सन जेसीएम के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जेसीएम का लेवल था, ठीक है। इसमें एक होता है एजेंडा होता है, ठीक है। मीटिंग का एजेंडा जो है उसको चेयरमैन अप्रूव करता है, याद रखिएगा, मीटिंग के एजेंडा को चेयरमैन अप्रूव करता है, और इस एजेंडा को मिनिमम 7 डेज, ठीक है। एक्चुअल में वीक लिखा गया है, तो वीक आप लोग समझिएगा, है ना। एक वीक पहले जो है इस एजेंडा को सभी मेंबर को सर्कुलेट करना होता है कि मीटिंग जो होने वाली है उसमें एजेंडा क्या है। अप्रूवल कौन देता है, चेयरमैन। उसके बाद जब मीटिंग हो जाता है तो उसका मिनट्स बनता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बनता है, इसे भी चेयरमैन के ऑब्जर्वेशन में ही तैयार किया जाता है, और चेयरमैन के अप्रूवल से ही ये सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेट जो इसे किया जाता है सिर्फ अपने मेंबर के बीच में, अपने मेंबर को सर्कुलेट किया जाता है, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है।
पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है, पब्लिकली इसे सर्कुलेट नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग आजकल जानते हैं कि सारा जो एजेंडा है और जो मिनट्स है वो बाहर आ जाता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इसे होना वही चाहिए था कि ये नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, आर्बिट्रेशन था, वो नहीं बता पाऊँगा मैं। बहुत क्योंकि आर्बिट्रेशन के लिए फिर कम से कम आधे घंटे चाहिए, किसी और क्लास में बताऊँगा मैं, है ना? आर्बिट्रेशन, उसमें कंपल्सरी आर्बिट्रेशन था। क्या होगा अगर ये मैटर यहाँ ना सॉल्व हो, है ना? अगर यहाँ मैटर मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा कि अगर ये मैटर सॉल्व ना होता है, ये काउंसिल में नहीं जेसीएम लेवल पे, तो इस मैटर को अगर स्टाफ साइड चाहे तो, है ना? अगर स्टाफ साइड चाहे तो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकता है, आर्बिट्रेशन में भेज सकता है। और आर्बिट्रेशन में 3 मेंबर होते हैं, आर्बिट्रेशन में 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर स्टाफ साइड से होता है, एक एम्प्लॉयी के साइड से होता है, एक एम्प्लॉयी के साइड से मतलब स्टाफ साइड हो गया, एक एम्प्लॉयर के साइड से मेंबर होता है और एक जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग आप समझते हैं? कि जिसका कोई भी रिलेशन ना हो इस केस से। कौन तय करता है? ये लेबर मिनिस्ट्री। लेबर मिनिस्ट्री जो है इनका फॉर्मेशन करता है आर्बिट्रेशन का, ठीक है? आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि हमारे फैक्ट्री का जो केस था कि कॉर्पोराइजेशन होना है कि नहीं होना है, गवर्नमेंट द्वारा जो किया जा रहा है, इनके केस को भी हम लोग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में डाले थे, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में डाले थे। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में डालने का मतलब है कि जब तक वो आर्बिट्रेशन में रहेगा तब तक स्टेटस को रहेगा, मतलब कि तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार ने वैसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया कि उसी बीच में बहुत सारे बदलाव कर दिए, सर्विस कंडीशन चेंज कर दिया आपका, कॉर्पोराइजेशन करने का सारा इंतजाम कर लिया उन्होंने, लेटर सर्कुलेट ऑफिशियली लेटर सर्कुलेट करने लगे वो लोग, है ना? तो ये क्या है? आर्बिट्रेशन का उल्लंघन है, जबकि आर्बिट्रेशन में ये नियम है कि जब तक आर्बिट्रेशन चलेगा तब तक आपकी यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसको फॉलो सरकार ने नहीं किया था। तो वो आर्बिट्रेशन का मामला होता है। क्या होता है आर्बिट्रेशन का? सिंपल सी मीनिंग में आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ बात ना बने तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग? आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका जो वर्क्स कमिटी, ये जेसीएम है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, आपका ओपीए के एग्जाम में भी आएगा। ओपीए के एग्जाम में तो एक चैप्टर है आपका, जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना? जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, कौन कितना मेंबर रहता है, कौन कौन लेवल क्या है, ये सभी याद रखिएगा, ठीक है? और अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका रेड कलर से लिखा हुआ है आपके राइट साइड में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बेल आइकॉन है घंटी का, वो भी दबा दीजिएगा। नया वीडियो जब भी आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू।